नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। राजनीति का केंद्र जाति और क्षेत्रीय समीकरणों से आगे बढ़कर राष्ट्रवाद, कल्याणकारी योजनाओं, मजबूत नेतृत्व, सोशल मीडिया और चुनावी नैरेटिव पर आ गया है। जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। कुछ समर्थक इसे नई राजनीति बताते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि विपक्ष के लिए राजनीतिक स्पेस जो है वो सिमट गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बदलती राजनीति में छोटे और क्षेत्रीय दलों के लिए जगह सिमट रही है या फिर वे अभी भी भारतीय लोकतंत्र की बड़ी ताकत बने हुए हैं। सवाल ये भी है कि क्या 2014 के बाद अब राजनीति का मतलब ही बदल गया है। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से अब तक सैकड़ों नेताओं ने घर किसी न किसी मामले में ईडी या सीबीआई की कार्रवाई से बदला है। खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, लेकिन कुछ समय बाद ज्यादातर उन नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया और मामला शांत हो गया। विपक्ष पहले से ही ये कहता रहा है कि बीजेपी की सरकार ईडी, सीबीआई सहित अन्य जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। आरोपों की राजनीति के बीच सवाल आज भी बरकरार है कि उन नेताओं के खिलाफ जांच कैसे कमजोर हो जा रही है जो सत्ताधारी बीजेपी या सत्ताधारी पार्टी के समर्थन में चले जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप अगर सही है तो फिर इस सवाल का जवाब भी जरूरी है कि देश भर में छोटी छोटी पार्टियों या दलों का क्या होगा जिनके सांसद विधायक बहुत कम हैं। तो आपने रिपोर्ट देख ली किस तरीके से जांच एजेंसियों की भूमिका पर विपक्ष कई तरीके के सवाल उठा रहा है। विपक्ष को कमजोर करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर एजेंसियों की कार्रवाई क्यों, ये सवाल पूछा जा रहा है। 2014 से अब तक बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की जो सूची है वो 500 से अधिक पहुंच गई है। ज्यादातर नेताओं पर किसी न किसी मामले में जांच चल रही थी। एजेंसियों के दम पर विपक्ष को खत्म करने की साजिश हो रही थी। इस तरीके के तमाम आरोप लग रहे हैं। आज इसी पर बातचीत करने वाला हूं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। आशीष नोटियाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत स्वागत आशीष जी आपका। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका बहुत स्वागत। मुमताज पठान समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत मुमताज जी। और राकेश मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है, आपका बहुत स्वागत। और बीजेपी से भी हमारे साथ प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आशीष जी, जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं लगातार, तो इसमें ये अचानक से कैसे बात सामने आ रही है? लगातार जो भी दल बदल हो रहा है, जो बीजेपी का दामन थाम रहे नेता, तो सीधे तौर पर ये आरोप कैसे लगा रहे हैं आप लोग कि भाई ये तो ईडी और सीबीआई के डर से जा रहे हैं? देखिए सचिन जी, ये तो सब देख रहे हैं कि इसमें कोई खुली किताब है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से अपनी एजेंसियों का इस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है कि कल तक जो तक भाजपा को गाली दे रहे थे, आज वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप समझे? बंगाल चुनाव में क्या हुआ, इतने सारे लोग सांसद जो हैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकते हैं, जो कल तक तुम्हें गालियां देते थे और तुम उन्हें गालियां देते थे, वो आज तुम्हारी पार्टी में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? अगर आना ही था, इतने प्रभावित हो रखे थे भाजपा से, तो चुनाव से पहले आ जाते। पर वो पहले नहीं, बाद में आ रहे हैं। उन्हें पता है जब इनकी सरकार बन गई अभी कुछ भी कर सकते हैं। भ्रष्टाचारियों की दो ही जगह है, या जेल या भाजपा। तो वो भाजपा ज्वाइन करना ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं कि भाजपा में जाएंगे तो चलो कम से जेल की प्रताड़ना तो नहीं सहनी पड़ेगी। तो वो डर की वजह से वहां जा रहे हैं और अपने आप को जेल से बचाने के लिए। ये दिख रहा है, अगर ऐसा होता तो पहले ही भाजपा चुनाव से पहले ज्वाइन करता। तो इसके कोई तथ्य, कोई सबूत, कोई इस तरीके से ये आरोपी हैं, कुछ इनमें सच्चाई भी है आशीष जी? देखिए, भाजपा भस्मासुर है। ये तो जो इनको बनाएगा उसको भस्म कर देंगे। भाजपा वो पार्टी लोग हैं ये भाजपा में जो लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया, इन्होंने उन्हें खत्म कर दिया। और देखिए ना, कल तक जो घोटाले दुनिया भर के जिनके ऊपर आरोप लगाया आपने, अजीत पवार के ऊपर बोल दें, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर बोल दें, आप किसी के भी कल तक जिन पे आरोप लगाया, कल तक वो भी जो बिहार के हैं नीतीश कुमार जी, उनको भी कहते थे बाबू तुम यहाँ आ नहीं सकते, आज अपनी पार्टी में सर माथे बैठा रहे हैं उनको। तो इन्होंने सारे भ्रष्टाचार जहां भी किसी ने किया होगा उसको अपनी भारतीय जनता पार्टी को उसका अड्डा बना दिया है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में क्यों, अच्छी बातें रहना चाहिए, कोई ठेका कांग्रेस का ही नहीं है कि हमेशा कांग्रेस ही सत्ता में आएगी, पर आप कुछ अच्छा तो करो। आपने देखिए देश और राज्य के क्या हाल कर दिए। आज लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। धाकड़ धामी नाम रखा हुआ है किसके लिए? कि अपने लोगों को बचाने के लिए, नहीं तो किस बात की धाकड़ भाई। आप देखिए हमारे तीर्थ नगरी में जो है उत्तराखंड, यहाँ पर किस प्रकार के लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं। तो लेकिन आशीष जी ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ये आरोप बीजेपी में ही लग रहा हो। ये तो कांग्रेस के टाइम पर भी लगा था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई ये तो पिंजरा है तोते में, तोता जो है सीबीआई को कहा था पिंजरे का तोता, किस तरीके से कैद है वो अंदर पिंजरे। तो दिख रहे हैं तोते किस प्रकार के हैं, तोता कौन है वो सब दिख रहा है।
आप बताएं ना, बंगाल में आप ईवीएम मशीनों में आग लगा देते हैं, सीबीएसई की कॉपियों में आग लगा देते हैं, नीट के पेपर आप लीक कर दे, आप क्या कर रहे हैं? कितने लोग मर रहे हैं? आज मैं देख रहा था, एक बच्चा भरा, क्या तीसरी बार एग्जाम दे रहा था नीट का, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप किसी के भी उम्मीद पर खरा नहीं उतरे। अगर आप कहते हैं हम सनातन के हैं, तो आप सनातन के भी नहीं है, आप सनातनियों के ऊपर राजनीति करने का काम। ठीक है। उमा जी, आपको क्या लगता है? देखिए, आपके नेता तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और अभी संजय सिंह का हमने बाइट भी सुनवाया था, वो किस तरीके से कह रहे हैं कि भाई हम डरने वाले नहीं हैं और लोग डर कर चले गए होंगे। तो इस टाइम तो लग रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी के नेता ही सबसे ज़्यादा उनको फेस कर रहे हैं, बीजेपी को। देखिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी की आँख की वो किरकिरी है। हम छोटी पार्टी जरूर हैं, हम ये नहीं कह रहे हो कि हम एक बहुत बड़ी पार्टी है। हम छोटी पार्टी, हम 10-12 साल हमारी पार्टी को बने हुए हैं। जनता ने हमें इतना पसंद किया, हमें सर माथे पर बैठाया कि हम सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रोइंग पार्टी हैं और हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं जी। लेकिन बीजेपी की आँख की किरकिरी दिल्ली में हमारी सरकार और दिल्ली में ही मोदी जी। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी उनकी आंख की किरकिरी लगातार बने हुए थे और लगातार बने हुए हैं और आने वाले टाइम में भी लगातार बने रहेंगे, क्योंकि वही एक व्यक्ति ऐसे हैं जो इनकी ईडी, इनकी सीबीआई के सामने झुक नहीं रहे हैं। खुद हमारी पार्टी के काफी सारे आपकी पार्टी के नेता तो बहुत गए हैं ना नहीं, उधर। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ। खुद हमारी पार्टी के नेता, जिसमें राघव चड्ढा जी सबसे बड़ा नाम है, और उनके साथ और भी 5-6 लोग गए हैं। आप राघव चड्ढा जी का देखिए कि जब ये सब छापे हमारे ऊपर पड़ रहे थे, जब ईडी सीबीआई की लगातार केजरीवाल जी के ऊपर जो शिकंजा कस रहे थे, उस समय राघव चड्ढा जी एक अपनी पता नहीं कौन सी आंख का ऑपरेशन कराने ब्रिटेन चले गए और उसके बाद वो ब्रिटेन से आए ही नहीं वो। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस समय जो पब्लिक पटल पर ये चीज है कि राघव चड्ढा जी कहीं ना कहीं बहुत घबरा गए थे, डर गए थे, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी से अपनी जो दूरी है वो बनाए रखी, और कहीं ना कहीं उनकी सेटिंग ये थी कि ठीक है भाई, मेरा नाम आप कहीं मत लीजिए और मैं कुछ टाइम के बाद आपकी पार्टी जो है मैं ज्वाइन कर लूंगा। सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस पार्टी ने परेशान किया है, इस ईडी पार्टी ने। और मैं फिर से कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे जैन साहब हो, ये वो 4 स्तंभ हैं हमारी पार्टी के जो कहीं भी झुकने और डगमगाने वाले। लेकिन संजय सिंह तो जमानत पर बाहर हैं, सत्येंद्र जैन भी जमानत पर बाहर हैं, अभी तो जांच ही चल रही है। देखिए, जांच चल रही है और हमें पूरा भरोसा है अपनी न्यायपालिका पर कि वो लोग बिल्कुल पाक साफ होकर बाहर आए। तो सबूत तो सीबीआई को पेश करने, उस पर आपको भरोसा है कि नहीं है? देखिए, सीबीआई में भी इंसान है। सीबीआई में वो व्यक्ति भी था जिन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि आप मनीष सिसोदिया के खिलाफ आप सबूत लेकर आइए। शायद ये बात आपको, सचिन वर्मा जी, आप पत्रकार हैं, आपको जरूर पता होगी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था सीबीआई के ऑफिसर ने। तो आप समझ सकते हो कि किस हद तक हमारे ऑफिसर्स को ये कहा जाता है कि आप अपने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ आप जो है वो सबूत लेकर आइए। अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। इंदिरा जी ने तो घोषणा करके आपातकाल लगाया था। मैं फिर भी कहूंगी कि कम से कम उनमें इतनी हिम्मत तो थी कि वो जनता के सामने आई और उन्होंने घोषणा की कि हम आपातकाल लागू कर रहे हैं। यहाँ पर तो आप इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं कि आप घोषणा करके आपातकाल लागू करें। लेकिन जिस तरीके से इस समय अघोषित आपातकाल पूरे देश में लागू है, सचिन जी, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी आपातकाल के बाद हारी थी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी हार का मुंह देखना। ठीक है, मुमताज पठान समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। तो मुमताज जी, अब एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी रडार पर है, कांग्रेस रडार पर है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि भाई सीबीआई ईडी का डर दिखाया जा रहा है। अखिलेश यादव का कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, उनके ऊपर किसी तरीके से कोई एलिगेशन नहीं लग रहा है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, या तो पाक साफ हैं या फिर वो डरते नहीं हैं या फिर कुछ और चीज़ें हैं। क्योंकि भाई यूपीए 2 के टाइम हमने देखा था और मुलायम सिंह यादव पर भी किस तरीके से प्रेशर बनाया गया, आय से अधिक संपत्ति का, मायावती को भी लगातार उस प्रेशर में लेने की कोशिशें हुई और यूपीए 1 और यूपीए 2 चला ही उसी दम पर था, ऐसे आरोप उस वक्त लगे थे। देखिए हजरत, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में, तानाशाही रूप से अपने कब्जे में लेकर उनका प्रयोग विपक्षी नेताओं को कुचलने में, विपक्षी नेताओं को डराने में, विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लेने का काम कर रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आज हम शर्मिंदा हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो अपनी जानें न्यौछावर करके इस मुल्क को आजाद कराया था, भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे हमारे और स्वतंत्रता सेनानी हो, जिन्होंने सपना देखा था कि हमारा देश आजाद देश होगा, जहां पर एक लोकतंत्र होगा, जहां तक खुशहाल होंगे। आज उस देश के अंदर सत्ता में बैठी हुई पार्टी किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को रोंद कर
विपक्ष को डराकर धमकाकर बेईमानी कर अपने पाले में उनके मेंबरों को, चुने मेंबरों को लाने का काम कर रही है। रही बात समाजवादी पार्टी की, आज हमारे नेता आदरणीय आजम खान साहब फर्जी मुकदमों में कब से जेल के अंदर हैं। उनके पूरे परिवार को जेल के अंदर डाल दिया गया फर्जी मुकदमों में। नहीं सर, एक बात है, देखिए आजम खान तो मंत्री थे, सरकार तो अखिलेश यादव चला रहे थे, तो गलती क्या अखिलेश यादव की नहीं थी? तो बीजेपी उन पर कार्रवाई नहीं कर रही थी? देखिए सर, बात तो यही है कि आजम खान पर झूठे मुकदमे हैं उस तक। तो गलती अखिलेश यादव की थी ना, कि गलती तो उन्होंने की, फंस गए आपके नेता। गलती कोई नहीं थी, सब फर्जी। अच्छा, सब फर्जी मुकदमे हैं? फर्जी मुकदमे हैं जी, सब फर्जी मुकदमे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें वो आ जाए, उसमें एक बार अपने आप को निकाल ले। अच्छा, कोर्ट जो बार बार जो है जेल में या जा रहे हैं, कभी जमानत पर बाहर आ रहे हैं, जो सजा हो रही है, कन्विक्शन हो रहे हैं, तो क्या वो ऐसे ही हो रहे हैं बिना आरोपों के? देखिए उच्च अदालतों से आदरणीय आजम खान लगातार बरी हुए हैं और छोटी अदालतों से कुछ केसों में सजा हुई है, लेकिन उनमें भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय से हमें राहत मिल रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि आजम खान साहब कोई अपराधी थे, आजम खान साहब कोई बड़े बदमाश थे। सिर्फ एक रात के अंदर आजम खान पर 40-40, 50-50 मुकदमे लिखे गए, उन्हें कुचलने का काम किया गया। मुमताज जी, जब एक मंत्री पर आप कह रहे हैं फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पाक साफ घूम रहा है, उसकी वो गलती नहीं रही होगी क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में? अगर उनकी गलती थी तो कहीं ना कहीं राजा की भी तो गलती रही होगी ना? नहीं, गलती किसी की भी नहीं है, सिर्फ झूठे और फर्जी मुकदमे हैं एक दबाव बनाने के लिए कि आप हमारे पाले में आ जाइए, हमें समर्थन। मतलब आजम खान को बीजेपी अपने पाले में लाना चाहती है? बिल्कुल। जैसे आपने अभी देखा होगा, एक हमारा ईमान फरोश हिमायू कबीर, आपने उन्हें बंगाल में देखा होगा किस तरीके से मतलब नई पार्टी खड़ी कर लेते हैं, पार्टी के लिए इनडायरेक्टली काम करते हैं। आजम खान उनमें से नहीं है, आजम खान साहब मर्द मुजाहिद है, आजम खान सच्चे सिपाही। अच्छा, ये बताइए मुमताज जी, ये काम बीजेपी कर रही है, कांग्रेस ने भी किया है काम? भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय लांग दी है। भारतीय जनता पार्टी भाई साहब संविधान को खत्म कर देना चाहती है। पिछली बार इनका नारा था अब की बार 400 पार, अगर इनकी सीटें 400 पार हो जाती तो ये मुमकिन है इस देश के संविधान को खत्म कर देते। इस देश के संविधान में जो गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के लिए राहत दी गई है उसे खत्म कर देते। मुमताज जी, आप एक बात बताइए, क्या आप भूल गए हैं कि यूपीए 2 और यूपीए 1 में सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, सहयोगियों के दम पर चल रही थी, और कांग्रेस ने भी वही काम किया। कोई बिल पास कराना था तो उसको अपने सहयोगियों की जरूरत पड़ती थी। बहन जी पर, मुलायम सिंह यादव पर आय से अधिक मामलों के केसेस चल रहे थे। आपको तो पता है किस तरीके से वहां पर भी आरोप लगे कि मुलायम सिंह यादव को प्रेशर में लेने की कोशिश हो रही है, मायावती को प्रेशर में लेकर काम हो रहा है। ये किससे छिपा है उस वक्त? देखिए, मैं कोई कांग्रेस को क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कहानी वहां पर भी यही थी, यहाँ पर भी यही है। अरे सिस्टम ही तो चलाना है ना अपना। लेकिन कांग्रेस की और बीजेपी की तुलना नहीं कर सकते जी। बीजेपी ने बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ा दी है, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, अपने लोग बिठा दिए हैं जबरदस्ती। आपने चंडीगढ़ में देखा, अरे सर, जगन मोहन रेड्डी ने जब अलग पार्टी बनाई थी तो झड़ी लगा दी थी सीबीआई ने वहां केसेस की। आपने बंगाल में देखा है किस तरीके से चुनाव को लूटा गया है, लोकतंत्र को लूटा गया है। आपने रामपुर में देखा किस तरीके से चुनाव को लूटा गया, लोकतंत्र को लूटा गया। आपने मीरापुर में देखा होगा। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा सर। चुनाव को लूटा गया। ठीक है, आपके पास में आऊंगा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है कि सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, कहानी सिर्फ ये है कि भाई कुर्सी बची रहे? हाँ सचिन, ठीक बात कह रहे हो आप। जिसके पास सत्ता होती है वो इन सब चीज़ों के लिए प्रयोग करता है। अभी मैं आंकड़े देख रहा था, ईडी ने 2004 से लेकर 2014 तक जितने केसेस पक्ष और विपक्ष के नेताओं पे किए जी, उसमें 60% विपक्ष के नेता थे, 40% सत्ता पक्ष के थे। बिल्कुल सही बात है। 95 हाँ 40% बढ़ गई है। हाँ, यहाँ 93% है, 7% अपने दल के लोग हैं। जो 100% पिछली बार का रिजल्ट था कि उन्होंने एक भी नेता को सजा नहीं दिलाई। कांग्रेस के रिजीम में जितने भी केस दर्ज हुए उसमें से कोई नेता सजा नहीं पाता है। भाजपा के शासनकाल में 2 नेताओं को सजा मिल चुकी है कोर्ट के द्वारा जी, 2 हैं।
तो मतलब 1%, जितने भी केस हुए उनका 1% सजा याफ्ता लोग हैं, और बाकी लोग ट्रायल में हैं। जो ट्रायल में सत्ता में पक्ष में आ गया, नहीं, उसका कारण ये भी तो हो सकता है ना मिश्रा जी, वो तो सहयोगी दल के नेता थे ना, यहाँ कोई सहयोगी दल के नेता थोड़ी हैं भाई, केजरीवाल जी नहीं हैं और भाई कांग्रेस भी नहीं है, तो हो सकता है उनका ट्रायल लंबा चल रहा हो, सबूत हो उनके पास। और देखिए मायावती, आज तक सचिन जी एक विडंबना नहीं समझ में आई, साच को आँच क्या। जैसे लोग कहते हैं ना, ये बात मुझे थोड़ी सी अखर जाती है कि डर दिखाया तो कैसी नेतागिरी, दल छोड़ के भाग गए, दूसरे दल में चले गए। ये तो हर रिजीम में हुआ है। आप कांग्रेस के रिजीम में जाइए, भाजपा के रिजीम में जाइए, जो सत्ता में बैठेगा वो अपनी ताकत दिखाएगा। अगर हमारे भीतर कहीं ईमानदारी छुपी है, तो जैसे अभी हमारी बहन उमा कह रही थी कि सिसोदिया जी और केजरीवाल जी डटे हुए हैं, वो नहीं झुक रहे हैं। जेल काटना मंजूर है लेकिन हम चेंज नहीं होंगे। तो क्या ये जो लोग सीबीआई के डर से दूसरे दलों में जा रहे हैं, या सीबीआई के डर से लोग बच रहे हैं, कहीं इनके भीतर कोई है, कुछ डर होगा शायद, तभी कुछ डर होगा, या सुखद जीवन ही चाहते हैं। जब 100 केसेस 112 केसेस कांग्रेस के रिजीम में हुए, तो अगर ईमानदारी की बात थी तो उसमें 2 प्रमुख नाम थे, जो एक देश का आज प्रधानमंत्री है और एक देश का आज गृह मंत्री है। बिल्कुल, ये तो दल छोड़ के नहीं भागे। अमित शाह को तो गिरफ्तार भी किया गया था, तड़ी पार तक होना पार किया गया। हाँ। गिरफ्तारी के सजा के बाद तड़ी पार भी। ये दल छोड़ के नहीं भागे, क्योंकि अंदर से मजबूत रहे होंगे। केजरीवाल ने तो दल नहीं छोड़ा ना, पी चिदम्बरम ने तो दल नहीं छोड़ा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो दल नहीं छोड़ा। तो ये तो उन व्यक्तियों से पूछना चाहिए जो डर से, अगर डर है तो बढ़िया उदाहरण संजय सिंह ने दिया, बढ़िया उदाहरण अरविंद केजरीवाल ने दिया, बढ़िया उदाहरण संजय सिसोदिया जी ने दिया। तो ये इधर उधर कहां भाग रहे हैं। और सत्ता किसी की भी हो, रहेंगे सर वही, सिर्फ तलवार बदलेगी, और सियासत को लहू पीने की आदत है, तवायफ क्या अपना किरदार बदलेगी। तो ये सही है कि बिन भय होए न प्रीत। आज कोई कुछ भी कह ले, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता भय से, अगर एक मुक्त चुनाव करवाया गया, कोई कुछ भी कहे, आज आप जनता के बीच में जाइए, अभी पश्चिम बंगाल कोई चला जाए, किसी भी महिला को बुला के पूछ लीजिए, तो उसके मुख से एक बात निकलती है कि मैं डर में वोट नहीं डालती थी। मतलब टीएमसी की गवर्नमेंट, टीएमसी की गवर्नमेंट, और वो वोट पड़े हैं। आप केरल में चले जाइए, कांग्रेस की सरकार बनी ना वहां पे, वहां भी वही स्थिति कमोबेश थी, लेकिन एक निष्पक्ष चुनाव हुआ तो चुनाव जीता। दूसरे जगह तमिलनाडु चले जाइए, वहां अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो जो सत्ताधारी पार्टी थी वो धूल चाटनी पड़ी। एक नया नेता संभल के, देखिए नेताओं को अपना कैरेक्टर सेट करना पड़ेगा। अब कुछ होते नहीं जाना चाहते भाई जेल, और कुछ होते जिनको राजनीति करनी है। जिन्हें जेल जाना, अगर इंकलाब जिंदाबाद कहा है तो सरफरोशी की तमन्ना, तो फांसी पर लटकने वाले कितने लोग रही है ना, कितने लोग, बहुत कम लोग। भाई सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह तो बहुत कम डराया ही उन्हीं को जाता है जो डरपोक होते हैं। वस्तुतः वो नेता नहीं होते, ठीक है, वो बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, और वो ठीक है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जितने तमाम आरोप लगे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्रेक से लौटने के बाद उनसे सवाल जवाब होंगे कि क्या सत्ता के दम पर इस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। तो चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात हो रही है जांच एजेंसियों पर उठ रहे सवाल की। विपक्ष सवाल उठा रहा है लगातार, तमाम हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी से रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। जी, थैंक यू। तो अब रविंद्र जी देखिए, किस तरीके से देश के अंदर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता, सांसदी, विधायकी अपना तमाम सब कुछ छोड़ करके आपके साथ आ रहे हैं। कोई एनडीए का हिस्सा बन रहा है, तो कोई बाहर से समर्थन दे रहा है, तो कोई डायरेक्टली बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। अब सवाल ये उठा रहा है विपक्ष कि भाई ईडी और सीबीआई का तो जमकर खुला खेल देश के अंदर चल रहा है। देखिए, अभी मैं उनका टीवी के माध्यम से नहीं जुड़ रहा जी, फोन के माध्यम में मैं देख नहीं पाया,
कि एक महाशय अभी बैठे हुए कह रहे हैं सचिन भाई की लोकतंत्र खतरे में आ गया, सब चीजें बिक गई। आप इनसे सवाल पूछो ना क्या बिक गया, किसने खरीदा, तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। लोकतंत्र कब था इनके काल में, शासन काल में, जब आप आजम खान के बारे में इनसे पूछ रहे थे, जब मुफ्तार अंसारी जैसा एक गुंडा जीप में बैठ के खुलेआम जो है अवैध हथियारों के साथ मार्च निकालता था और पुलिस पीछे चलती थी, तब था लोकतंत्र। लोकतंत्र बचा हुआ था। आज जिस प्रकार से हाथ जुड़वा के फालता के पुष्पा को हाथ जुड़वा के नाक रगड़वाते लोगों से माफी मांगते दिखाया जाता है, इसे कहते हैं सत्ता। कि जब सत्ता बदलती है तो किस तरीके से लोगों के लोकतंत्र को बचाया जाता है, लोगों के अधिकारों को वापिस कराया जाता है, तो इससे पता लगता है। क्योंकि इनको तो लोकतंत्र का मायना है सिर्फ बंदूक और तलवार दिखती थी, उसी के दम पे राज करते थे। अभी आजम खान के बारे में बोला, अरे आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए सैकड़ों मुसलमानों की जमीनें नाजायज रूप से कब्जा ली, उन्हीं की शिकायतों पे आज अंदर है। पूरी न्यूज पूरी उसको सर्च किया करो मेरे भाई, जो भी मैं आपकी शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ। मुमताज जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो तो पूरे भक्त हैं वहाँ आजम खान जी के। हाँ, सैकड़ों लोगों ने शिकायत कराई, वही मुस्लिम लोग हैं, वहीं के ही हैं गांव के, जिनकी जमीनें जबरदस्ती हथिया ली। उनकी आहा इनको दिखाई नहीं देगी, आजम खान जी का दर्द दिख रहा है मुमताज जी को। जी जी जी, तो जिस प्रकार से इनके लोकतंत्र था कि भैंसे ढूंढने के लिए रात भर पुलिस जो है सर्च ऑपरेशन चलाती थी, लेकिन सड़कों पे अतीक अहमद जैसे गुंडे और उसका भाई जिस लड़की के ऊपर हाथ रख दिया वो उसके घर में पहुंच जाती थी, वहां लोकतंत्र इन्हें दिखाई नहीं देता था। तो ठीक है, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस और ये इनके लोकतंत्र इनकी तरीके के हैं, लेकिन आज इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश जो है नई ऊंचाई नई बुलंदियों को छू रहा है। तो इन्हीं बुलंदियों के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग अगर इस देश की एक राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कहीं गलत है। लेकिन रविंद्र जी, आप कह रहे हैं राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन पर्दे के पीछे तो विपक्ष कह रहा है खेल कुछ और चल रहा है। मैंने अभी कांग्रेस के बारे में भी सवाल उठाया था कि भाई कांग्रेस के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ है, तो क्या बीजेपी के टाइम पर भी ऐसा ही हो रहा है? अभी हमने देखा किस तरीके से 20 सांसद एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, टीएमसी के, एक अलग विचारधारा के लोग, जिनको मैंडेट ही आपके खिलाफ मिला था। देखिए मैं, आप अगर बात विचारधारा की करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है सचिन जी। टीएमसी की विचारधारा के नाम की कोई चिड़िया थी नहीं। टीएमसी विचार ऐसा था जैसे पानी की बोतल में लगा हुआ मनी प्लांट, जिसकी कोई जड़ें कहीं गहरी नहीं होती, सिर्फ पानी में पड़ी होती है। अगर वो पानी सूख गया तो वो प्लांट भी सूख जाता है। तो जब विचार उसे कहते हैं जिसकी जड़ें, जिसकी ऊंचाई और जड़ें की गहराई का अंदाजा नहीं लगा जा सकता, जैसे भारतीय जनता पार्टी के विचार अंत्योदय तक, लास्ट बैठे व्यक्ति को उसके अधिकार दिलवाना। तो इस तरीके विचारों के साथ जब आदमी चलता है तो कहीं ना कहीं लोग जुड़ते हैं। अब क्या विचार है, आज कांग्रेस कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मर्ज कर लो। अभिषेक बनर्जी बचने के लिए कांग्रेस के साथ मर्ज होना चाहते हैं कि शायद उनके ऊपर जो उनके ऊपर जितने भी अपने कार्यकाल में जितने उन्हें कटमनी और दुनिया भर की रंगदारी उन्होंने की है तो उससे बच जाएंगे, तो नहीं बच सकते। देखिए, तो फिर एक बात बताइए रविंद्र जी, अरविंद केजरीवाल जी कैसे बरी हुए, मनीष सिसोदिया कैसे बरी हुए? नहीं ठीक है, देखिए बरी होना उनका अधिकार है। कोर्ट के अंदर पक्ष और विपक्ष अपनी एविडेंस को रखना उनका अधिकार है, और जज साहब की अपनी विवेक होता है कि उसको किस अधिकार पे उसे देखते हैं और उनको नहीं, ये देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं ना ये लोग कि भाई जल्दबाजी में, दबाव में सीबीआई केस तो रजिस्टर कर लेती है, लेकिन बाद में जब कोर्ट में सबूत पेश करने की बारी आती है उसमें भी लंबा ट्रायल चलता है। ऐसे तो है नहीं कि साल 2 साल में चीजें हो जाती हैं। नहीं, देखिए सचिन भाई, ये आम लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं होता। आप पहले बात समझिए, ये बहुत हाई प्रोफाइल उसके लोग होते हैं जिनके ऊपर जितने जांच अधिकारी होते हैं वो पग सोच के कदम पे वर्ड की चीजों को लेके एविडेंसों को कलेक्शन करते हैं। तो ये बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा, आजम खान पर मुकदमा हो गया, लेकिन अखिलेश यादव तो क्लीन चिट में घूम रहे हैं। देखिए, गलती तो कुछ ना कुछ उनकी भी होगी, अगर वो आजम खान साहब ने कुछ गलती की होगी तो। अभी तो नाहिद हसन जो हैं खुद उसमें बाहर हैं, गुंडा एक्ट में, और किस तरीके से उन पर गैंगस्टर के मुकदमे लगे, उनकी माताजी पर। इसके अलावा आप देखिए नसीम सोलंकी साहब हैं, उनके फैमिली में भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, विधायक कानपुर से, तो वो भी जेल में रह के आए हैं।
देखिए जो भी कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे आम नागरिक हो, अगर गलती करेगा, कानून की छतरी के नीचे आएगा, तो उसके साथ वही इंसाफ होगा जो कानून के अंदर, संविधान के अंदर लिखी हुई बातों के अनुसार होता है। तो इसमें बचने का किसी का सवाल ठीक है। आशीष जी, आपको सवाल पूछना चाहते हैं? देर सवेर सबका इंसाफ होगा जी, देर सवेर सबका। आज एक वीडियो बहुत वायरल है, मैं अभी पहले भी बताया था, फालता का पुष्पा जहांगीर खान, जिस प्रकार से इसके पीछे लोगों का सैलाब चलता था, पुलिस उसके जो है पीछे महामंडिन होके छतरी लेके चलती थी, आज वो सड़कों पे जो है माफी मांगता फिर रहा है। तो ये समय का इंसाफ होता है कि जब समय बदलता है। बोलिए आशीष जी, आप ठीक है। आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं? वक्त तो बदल गया, ये तो सही कहा आपने। एक समय ऐसा था जब डॉलर रुपए के मुकाबले जब ऊपर नीचे आता था तो फिर बोलते थे बताओ आज कहाँ पे डॉलर है, 50 रुपए में चुभने लगता था इनको। आज कह रहे देखो देश बढ़ रहा है क्योंकि डॉलर बढ़ गया, ये 200 रुपए पहुंच जाएगा तो और मजा आएगा इनको। तो वक्त बिल्कुल अलग ही राह पे चल रहा है। 50 रुपए आज देश वहां पहुंच गया जहां सोना नहीं खरीद सकते। ये कल तक बताते थे प्रधानमंत्री जी कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपने तो सब कुछ छीन लिया। आपने कहा सोना लोही और जनता को मना क्या खरीदो मत, खुद सोना बेच दिया। तो अपने आप को देखो क्या कर रहे हैं, देश बदल रहा है। ये सच्चाई हम भी कह रहे हैं, देश बदल रहा है। कल तक लोग मंदिरों में पैसा चढ़ाते थे, कुछ अपना दान धर्म करते थे, आज वहां से चोरी करने वाला जो है छाती चौड़ी करके चल रहा है। देखो चोर और जनता के कह रहा है देश बदल रहा है। रविंद्र जी, आप इनकी बात सुनिए। मंदिर में सोना चोरी करके देश बदल रहा है। आप बताइए ना देश किस प्रकार से बदल रहा है। रविंद्र जी एक डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री की राजनीति खत्म कर दूंगा। देश बदल रहा है। रविंद्र जी एक करके सर, जिसका कोई चेला अब आप इनके सुन लीजिए क्योंकि आधा घंटा लोग बोले हैं। बड़े अलग दिशा में चल पड़ा। पहले आगे जब चांद पे जीवन ढूंढ रहे थे किस जमाने में, और आज मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं, तो देश तो बदल ही रहा है। आप कहां ले जा रहे हैं देश को? देश आप लोगों के राज में पीछे जाने का काम कर रहा है। बताए ना, आप कल तक जिन चीजों को आपको चुभती थी वो चीजें आज आपको अच्छी लगने लग गई। आप किस चीज को लेकर सत्ता आती है आपने? और देखें कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां तो हैं, ऐसे कोई नहीं चला जाता। कल तक आपके खिलाफ बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने वाले आज आपके साथ आकर खड़े हुए, क्यों? जो डर गया वो भाजपा में गया और जो लड़ गया वो अपनी पार्टी में रहा। तो डरे हुए जो हैं आपके साथ वो लोग हैं जो डर चुके हैं, जिन्हें पता है भैया आगे अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का राज इस जगह पे आ गया, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ गई है। तो एक एक के ऊपर वो कार्रवाई करेंगी। नहीं देखो आज राहुल गांधी जी तो कुछ तो नहीं बिगाड़ पाया। आप राहुल गांधी जी का नहीं बिगाड़ पाए। कोटियाल जी ये हुआ कि जो लोग भाग भाग के जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन कह रहे हो, उसमें जो जा रहे हैं, इसका मतलब जब वो सत्ता में थे तो भ्रष्टाचार से लिप्त थे। जरूर किया होगा, उन्हें जेल जाना चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए। ये मत देखो कांग्रेस में था या आम आदमी में था, अगर गलत था तो उसको जेल जाना चाहिए, ना कि भाजपा में। अगर वो भाजपा में जा रहा है तो सीधे सीधे संदेह होता है कुछ गड़बड़ तो है। आप दिख नहीं रहा, आपको एक बताया बंगाल में ईवीएम मशीन जल जाती है। यही सवाल तो पूछ रहा हूं पठान जी से। आप बताएं आजम खान इतने ये गैंगस्टर हैं, मुख्तार अंसारी सत्ता में काम कर रहे थे। एक बार तो मुलायम सिंह तो खुद कहते थे ये बात कि अगर कोई बाहुबली चुनाव जीतता है तो मैं तो टिकट देने में दिक्कत नहीं है। आपको निष्पक्ष बोलना पड़ेगा। आप ईवीएम मशीन पे क्यों नहीं बोलते? क्यों जली बंगाल में? बताया ना, बंगाल में ईवीएम मशीन क्यों जली? केरल में कैसे? वहीं पे क्यों ईवीएम से? अरे यार कहीं तो चोर जो होता है ना, सियाना चोर जो होता है ना, वो कहीं सर ये पिक एंड चूज नहीं, ये पिक एंड चूज नहीं, ये पिक एंड चूज नहीं। तमिलनाडु नहीं तो झारखंड वहां भी जला दो, वहां भी जला दो। झारखंड में नहीं जला दो, जब जलाने में आएंगे। ठीक है उमा जी आप बोलिए। कॉपी जो जला सकता है। उमा जी आपको क्या लगता है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, पंजाब में कहानी सबकी एक जैसी है? के नाम पर क्या हो रहा है राज्य के अंदर? लोग अपना नाम नहीं लिखवा पा रहे, चढ़वा पा रहे। आपका हो सकता नाम लिख गया हो क्योंकि आप राजनीतिक विशेषज्ञ, आपको पता है कहाँ जाना है, कैसे करना है। आम व्यक्ति को नहीं पता। मुझे रोज फोन आते हैं कि कहाँ जाए, कैसे। ठीक है उमा जी को बोलने दीजिए, फिर मैं मुमताज जी के पास जाऊंगा। जल्दी बोलिए सर। सचिन जी, एक मिनट में आऊंगा सर हमारा आपके। देश एक बहुत बड़े, बहुत त्रासदीपूर्ण एक घटना से गुजरा है कि 4 दिन के अंदर हमारे 3 जहाज़ों के ऊपर हमला होता है और उसमें हमारे 3 नाविक मारे जाते हैं। मैं क्योंकि मैं खुद एक मैरिनर फैमिली से आती हूँ, मेरे पति और हम लोग मैरिनर परिवार से हैं। मेरे परिवार में और भी कई लोग हैं जो जहाज पे काम करते हैं। सचिन जी आप ये बताइए, इतनी बड़ी त्रासदी हो जाती है जब
हमारे प्रधानमंत्री जी जब सीएम थे और जब इटली के कुछ नाविकों ने हमारे मछुआरों पर गोली चला दी थी और वो मारे गए थे, तब उन्होंने पता नहीं कहाँ तक की उन्होंने कहानियां सुना दी थी और उन्होंने पूछा था कि मैं राजमाता से पूछना चाहता हूँ, यही सेम उनके वर्ड्स थे कि वो इटली के वो जो भगोड़े हैं, वो जो अपराधी हैं, वो कहाँ हैं। आज सचिन जी कोई आवाज नहीं है, कोई आवाज नहीं निकल रही है प्रधानमंत्री जी की। मेरे को समझ में नहीं आता कि ये जो अमेरिका है वो किस तरीके से हमारे जो पोत हैं उनके ऊपर टारगेट कर रहा है, हमारे निर्दोष। आपको पता है सचिन जी, सिर्फ सब्जी काटने के चाकू होते हैं जहाज पे। मैं खुद जहाज पर रही हूँ अपने पति के साथ, सिर्फ सब्जी काटने के चाकू होते हैं, कोई सिक्योरिटी वहां पर नहीं होती। वो बेचारे मासूम नागरिक होते हैं, मासूम नाविक जो सामान एक जगह से लेके दूसरे पोर्ट तक लेके जाते हैं, उस पोर्ट से तीसरे पोर्ट पर। उनके ऊपर अटैक, मतलब भारत की अस्मिता के ऊपर अटैक, और हमारे 56 इंची सीने के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मतलब मुझे बहुत मर्मांतक पीड़ा इस बात की है। ठीक है। और रही बात ये कि आप ये वॉशिंग मशीन देखिए, वॉशिंग मशीन और ईडी पार्टी तो इस समय एक जुमला बन चुकी है इनके लिए। और इनके जो नेता हैं वो बात अलग है कि वो टीवी डिबेट्स पर नहीं बोलेंगे, लेकिन सबको मालूम है कि किस तरीके से गुजराती भाइयों ने इस समय पूरी बीजेपी पर कब्जा कर लिया है। आरएसएस खुद इनसे परेशान है और यहाँ इनके जो ईमानदार नेता है बीजेपी में, ऐसा नहीं कि सारे नेता वहाँ पे बेईमान है, ईमानदार नेता है वो खुद परेशान है। ठीक है मुमताज जी, आपकी सरकार को लेकर तो अभी पूरा रविंदर जी एक पूरा पैरामीटर बता रहे थे। देखिए किस तरीके से मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो हैं सांसद बने, तमाम बड़े पदों पर रहे और खुला जीप में लेकर चलते थे, हाथों में किस तरीके पिस्टल या और जो भी वो इस्तेमाल करते थे उन चीज़ों को। उसके बाद मुलायम सिंह यादव मंचों पर किस तरीके से अतीक अहमद के कुत्ते से भी प्यार कर रहे हैं मंचों पर, वो तस्वीरें और किस तरीके का आलम रहा समाजवादी पार्टी की सरकार में। ये आरोप तो आज भी मुख्यमंत्री मन से लगाते हैं कि गुंडागर्दी माफिया राज समाजवादी पार्टी की सरकार में चला, और आप बात कर रहे हैं आज कानून के गुंडा राज की बीजेपी गवर्नमेंट में। देखिए हजरत, अभी इन्होंने लंबी लंबी बातें की हैं। अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें माफियाओं की लिस्ट सौंपी थी उत्तर प्रदेश के, कि इनके हथियारों के लाइसेंस कैसे बन गए। आज ये मुख्तार और अतीक का नाम लेकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने मुसलमान माफिया को खत्म कर दिया। क्या ये जौनपुर वाले माफिया को जानते हैं, उनका नाम जानते हैं? क्या केसरगंज वाले माफिया का नाम जानते हैं? नागस वाले माफिया का नाम जानते हैं? क्या माफिया उत्तर प्रदेश में आज भी गिनी हुई जो इनके मुआशरे में और इनके सपोर्ट से गुंडागर्दी कर रहे हैं? जो सरकार पेपर लीक उनसे रोक नहीं सकती तो मुंह देखकर हमारे सामने बोलती है। ये बंगाल की बात करते हैं, बंगाल में किसी नहीं पता 27 लाख गुंडे किस बेईमानी के साथ में इन्होंने काटी। किसको नहीं पता मध्य प्रदेश में किस तरीके से पर्चा खारिज करा, किसको नहीं पता चंडीगढ़ में किस तरीके से अधिकारी किसको नहीं पता क्या नहीं हो रहा। आज बड़े लंबी लंबी बातें करने लगो, आज आप आजम खां की बातें करने लगो। अगर आजम खां कल को इनके कहे होता बीजेपी का गले में डाल लेते। मतलब आप ये कह रहे हैं मुमताज जी, थोड़ा सा मुमताज जी का ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा उनका ऑडियो क्लियर कीजिए प्लीज। तो मुमताज जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो लिस्ट की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें तो सब हिंदू माफियाओं के नाम है, आप ऐसा कह रहे हैं, जबकि बीजेपी नहीं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं, मैं तो आप ही तो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान माफियाओं का डर दिखाकर ये बीजेपी वाले राज कर रहे हैं। माफिया होता है, ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू मुस्लिम भी करते हैं। ठीक है, तो आप अब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जो लिस्ट, जिस लिस्ट का भी आप जिक्र कर रहे हैं, उस लिस्ट पर मुख्यमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बताइए जी। उस लिस्ट में मुस्लिम भी नाम है। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठे हुए हैं वो देंगे। तो जब मुस्लिमों की बात अभी आप कह रहे थे कि भाई तो मुसलमानों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, हाँ कर रहे हैं। तो क्या चश्मा दोहरा तो नहीं है मुख्यमंत्री का, कि देखने का नजरिया तो नहीं है कि भाई ये मुस्लिम माफिया तो इसको पकड़ लो, ये हिंदू माफिया इसको छोड़ दो? ऐसा तो नहीं हो रहा है ना उत्तर प्रदेश में? मैं ये पूछ रहा हूँ। एनकाउंटर की लिस्ट उठा के देख लीजिए आप। मतलब एनकाउंटर में ज्यादातर मारे जाने वाले मुस्लिम हैं। अरे लिस्ट उठा के देख लीजिए ना सर, कौन है। मैं ये नहीं कर ली, आप खुद देख लीजिए, आप खुद उठा के देख लीजिए। 2 घटनाएं होती है गाजियाबाद के अंदर, एक का मारने वाला मुसलमान थी, एक का मारने वाला हिंदू था। मैं मारने वाले की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन जो मुसलमान था उसे गोली मार दी जाती है, जो हिंदू था उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप कार्रवाई कर दोनों बराबर कार्रवाई करो,
कातिल है। तो बुलडोजर कातिल हुआ, है। अब ये एक तीन चीजें होगी ना मुमताज जी। एक तो बुलडोजर वाली बात आ गई कि भाई बुलडोजर भी धर्म देखकर चलाती है बीजेपी के लोग, उसके अलावा एनकाउंटर भी धर्म देखकर हो रहा है। ये तो खुद सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद कई बार इस बात को कह चुके हैं कि भाई हमें पता है कि किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और तीसरा आप कह रहे हैं कि भाई माफियाओं को भी देखकर हो रहा है काम। तो आप तीन चीज कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, रविंदर जी जरा जवाब दे दीजिए, दो चश्मे क्यों हैं? देखिए, अभी तक तो क्या था, विपक्ष चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, ये एक ही रावण के 10 सिर वाले सिर हैं। अभी तक तो लोगों को बीच में जातीय बांटते थे, ये पंडित, ये ब्राह्मण, ये ओबीसी, ये दलित, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को जातियों में विभाजित करते थे। अब ये माफियाओं में करने लग गए कि मुस्लिम माफिया और हिंदू माफिया। माफिया माफिया होता है, चाहे वो कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। अगर लोगों के ऊपर समाज के अंदर अत्याचार करेगा, लोगों में डर फैलाने का काम करेगा, तो उसका निश्चित अंजाम वही होगा जो कानून में लिखा है। इसमें किसी भी प्रकार की कहीं किंतु तो परंतु कोई नहीं है। चश्मा दोहरा ये नहीं है सरकारें मुख्यमंत्री का आज यूपी की में? डेट में भाजपा की सरकारें हैं जो धर्म देख के, जाति देख के काम नहीं करती। वो उसके हिस्ट्री शीटर रिकॉर्ड को देख के काम करती है कि वो किस प्रकार का अपराधी है। तो अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे लोगों का काम है कि लोगों को भी अखिलेश जातियों यादव को आप बांटो। क्लीन आज चिट ये देते हैं माफियाओं रविंदर को भी जी, जातियों में क्लीन बांटने चिट का देते काम हैं आप कर रहे हैं। अखिलेश यादव को। जब आपने इतने माफियाओं को पकड़ लिया, अरे सरगना तो ऊपर बैठा था ना, उनकी क्या गलती नहीं थी उसमें? अखिलेश यादव को क्लीन चिट दी है आपने? जी, मेरे से पूछा है? जी जी रविंदर जी। नहीं, देखिए, क्लीन चिट देने का काम हमारा नहीं है। क्लीन चिट अगर जिसके खिलाफ भी कोई एविडेंस आएगा और जांच एजेंसियों को जिसके ऊपर भी जरा सा भी शक होगा, उसको कानून के दायरे में लाया जाएगा। ना किसी को हम दोषी करार दे सकते हैं, ना किसी को निर्दोष साबित कर सकते हैं। ठीक है, जब मिश्रा जी जांच आपको क्या एजेंसियां लगता है, दो रूप चश्मे में भी जब काम करती हैं, उसके आधार पर तीन चीजें तो फैसले भी होते हैं। मुमताज ही बोल रहे हैं। देखिए, चश्मे तो राजनीति में होते ही है। कोई काला चश्मा, सफ़ेद चश्मा, चश्मे तो लगा के सब लोग काम करते ही हैं। अपने अपने वोट बैंक के समय सारे लोग काम करते हैं। कांग्रेस ने अपने समय पे काम किया, समाजवादी पार्टी ने अपने समय पे काम किया, और भाजपा अपने समय पे काम कर रही है। ये तो राजनीतिक चश्मा है ही है। जैसे अभी हमारे सपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि मुख्तार अंसारी और अतीक को समाप्त करके मुस्लिम माफियाओं का आतंक समाप्त किया। तो बनाया किसने? मैं वही पूछ रहा था ना अभी रविंदर जी से भी और उनसे भी, बनाया कि किसने? बनाने और वालों का तो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फिर आइए आप जिन और सुल्तानपुर और कैसरगंज और इन लोगों की नहीं, बात मुलायम कर- सिंह तो खुद कहते थे भाई है ना? माफिया जीत रहा है तो मैं तो टिकट दूंगा अगर वो टिकट जिताऊ दूंगा। है। तो वो बनाया किसने? वो अराजकता फैलाई किसने? अच्छा, समय रहते जो हो गए, आज इतना बड़ा कर्मकांड हुआ, किसी नेता ने बोला क्या? किसी सांसद के खिलाफ जिनका नाम ले रहे हैं लोग, एक शब्द निकला किसी के मुंह से? क्यों नहीं निकला जी? वो इसलिए नहीं निकला कि एन केन प्रकारेण ये भी बात जो हो रहे हैं, कहीं ऐसे लोग हमारे साथ ना आ जाए। तो जरूरत है। तो ये तो मिश्रा जी ये राजनीति बताइए, का अगला और- नंबर क्या उत्तर प्रदेश है अब टीएमसी के बाद? यहाँ पर भी 37 सांसद है समाजवादी पार्टी के, और चुनाव भी आ रहा है। भाई, ऑपरेशन लोटस तो कहीं भी चल सकता है। मुमताज पठान, कोई डर तो नहीं सता रहा है अखिलेश यादव को? देखिए, अखिलेश यादव डरने वाले नेता नहीं है। अखिलेश यादव बहादुर नेता है। अभी ने मट्टी पुल में मिलाया था हमने, 2024 में मट्टी चटाई थी ने हमने। और जिस अयोध्या को लेकर, श्री रामचंद्र जी की भूमि को लेकर इन्होंने बड़े बड़े राजनीति करी थी, हिंदू मुसलमान करा था, हमने उस अयोध्या में भी नहीं हराया। नहीं, अभी अखिलेश उस यादव जी हार का मैं की एक कसम बयान इन्हें सुन रहा था, वो कहते हैं कि छोड़िए आप ईडी मुझे तो ये पीछे खड़े हैं एसओ साहब दे दो बस, फिर वो इलाज कर देंगे बीजेपी का। तो ये बदले की भावना तो भाई खुद आपके नेता के अंदर भी है। वो तो कहते भाई रे एसओ साहब जरा आइए आगे, जरा आप कहाँ खड़े हैं, तो मुझे तो बस एक एसओ दे दो थाने का। वो दरअसल वो तभी पूरी कहानी जो पलट उत्तर- देंगे बाबा की। वो दरअसल उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, अच्छा, उसके एक और संदर्भ बात में उन्होंने ये बात कही होगी। जी, आज उस नहीं, वो संदर्भ में ऑपरेशन उन्होंने लोटस पर ही बात बोल कही रहे है। हैं, वो टीएमसी वाली बात पर ही बोल रहे थे कि भाई डर दिखा करके आ रहे हैं लोग इधर उधर। तो इतना मतलब कॉन्फिडेंस है बात- अखिलेश यादव पर कि छोड़िए डीजीपी और आईपीएस, वो एक एसओ से पलट देंगे सरकार। पुराना इतिहास बता रहा हूँ मैं घर का। देखिए, वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये भाई साहब टोपी लगाए हैं ना लाल वाली, ये भी सॉफ्ट हिंदुत्व की जी। निशानी लेके आए।
नहीं, दूसरी बात सुनिए अब आपसे कहें राजनीति कैसे कैसे पलटती है। समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, जब अखिलेश यादव जी आए सत्ता में जी। तो उन्होंने क्या काम किया, पहले अपने वस्त्रों को ठीक किया। उन्होंने समाजवादी टोपी निकाली कि कोई उनको टोपी ना पहना सके, वो अपनी टोपी घर से पहन हाँ, के वो तो निकलते। रोज निकलते हैं। लेकिन बीजेपी वाले ये भी कहते हैं लाल टोपी खतरे का निशान हाँ, तो लाल टोपी है ना। है ये, जिस आंदोलन की गाड़ी पार्टी से है। लाल टोपी वाला भाई, जा रहा आंदोलन है की तो वो पार्टी गुंडा है। जा रहा है। ये आंदोलन नहीं की नहीं, ये पार्टी। बीजेपी नैरेटिव भी चलाया कि जिस गाड़ी में जा रहा है लाल टोपी वाला, समझ लीजिए ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, ऐसा भी नैरेटिव चलाया गया सपा के खिलाफ। तो आशीष जी, अब इतनी तमाम चीजें हो गई हैं, क्या अगला नंबर कहीं उत्तराखंड का या भाई आप समाजवादी पार्टी का तो नहीं लगने वाला है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा लास्ट में, एक देश एक पार्टी का जो सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही है, ये जनता के लिए बड़ा घातक होगा। आप सोचते हैं कि भारत में एक ही पार्टी बचे, और वो भी सबसे भ्रष्टाचारी और घटिया पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तो ये सपना बहुत गलत है, ये जनता के लिए बहुत बुरा है। आपके लिए तो ठीक अच्छा है, क्योंकि आप तो भ्रष्टाचारियों की दुकान है, आप तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पर जनता को देखो उसका हक कहाँ मिल रहा है। आप 10वीं 12वीं नहीं करने दे रहे हैं बच्चों को, नीट के बच्चे ने आत्महत्या कर दी, कितना दुख होता है देख के। देखिए ये सपना जो देख रहे हैं, और मैं जनता से निवेदन करूंगा, इन भ्रष्टाचारियों को जितनी जल्दी हो देश से बाहर निकालो, क्योंकि ये अपने विपक्ष को देख नहीं सकते, पर अपने नहीं दिला सकते, अपने आप को चला। नोटियाल जी, आपकी बात का एक सीधा जवाब है, ये सपना भाजपा ही नहीं देख रही है, ये सपना कांग्रेस भी देख रही है। और ये दोनों दल कांग्रेस ये ने दोनों दल चाहते हैं, ये दोनों दल यही चाहते हैं कि सारे छोटी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी सबसे तुच्छ पार्टी है। दोनों दल यही चाहते हैं कि ये छोटी जी, मिश्रा जी, समाप्त हो और हम दो ही रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो देखना होगा भविष्य की राजनीति किस करवट से बदलती है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।